स्टूडेंट सेकेंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर क्रोमोसोम्स एंड डीएनए में हम लोग म्यूटेशन को डिस्कस कर रहे थे। और जो क्रोमोसोम्स एंड डीएनए जो चैप्टर है, अगर आप अपने सिन बोर्ड बुक की बात करो तो चैप्टर नंबर 6 जो है वो क्रोमोसोम्स एंड डीएनए है। जबकि फेडरल बोर्ड या नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक में अगर आप देखें तो चैप्टर नंबर 23 जो है उसकी वो कौन सा है, वो है क्रोमोसोम एंड डीएनए। और इन दोनों ही बुक में, फेडरल की बुक में भी और आपकी बुक में, दोनों ही बुक के अंदर म्यूटेशन जो है वो म्यूटेशन टॉपिक जो है वो दिया हुआ है। तो अगर आपको याद हो तो प्रीवियस जो मैंने लेक्चर यहाँ दिए थे, तो उनमें जो है वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने म्यूटेशन की डेफिनेशन और म्यूटेशन की टाइप्स को डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्रोमोसोमल म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन और उसकी सब टाइप्स जो है वो डिस्कस की थी। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है म्यूटाजेंस। अब म्यूटाजेंस बेसिकली क्या होते हैं? फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट विच काज म्यूटेशन। मतलब आप सिंपली कह सकते हो कि म्यूटाजेंस क्या है? दीज आर द सोर्स ऑफ म्यूटेशन। यानी वो चीजें जिनकी वजह से म्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है। वो सोर्स जो है वो फिजिकल भी हो सकती है, बायोलॉजिकल भी हो सकती है और केमिकल भी हो सकती है। तो इसी इन सोर्स की बेस पर म्यूटेशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। म्यूटाजेंस को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है? 3 टाइप में। एक तो होते हैं फिजिकल म्यूटाजेंस, जिनमें सोर्स जो है वो फिजिकल होगी। एक केमिकल म्यूटाजेंस है जिसमें सोर्स केमिकल है, और एक बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस जिसमें सोर्स क्या है? बायोलॉजिकल है। देखिए, फिजिकल म्यूटाजेंस जो है उसमें रेडिएशन आ जाते हैं और टेम्परेचर आ जाता है। रेडिएशन भी दोनों तरह की आ जाती है। आयोनाइजिंग रेडिएशन भी हो सकती है, जैसे एक्स रेज एंड गामा रेज, ये किसमें आ जाती हैं? आयोनाइजिंग रेडिएशन में। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन भी हो सकती है, जैसे यूवी रेज है। और उसमें क्या हो गया? टेम्परेचर। तो रेडिएशन और टेम्परेचर ये दोनों किसमें आ जाते हैं? फिजिकल म्यूटाजेंस में। इसी तरीके से केमिकल म्यूटाजेंस भी हैं। केमिकल म्यूटाजेंस की एग्जांपल अगर आप देखें तो उसमें कोल्चिसिन है, मस्टर्ड गैस है, नाइट्रस गैस है, फ्री ऑक्सीजन पार्टिकल्स हैं। इसके अलावा जो है वो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स जो होते हैं, वो सारे के ये तमाम जो है वो केमिकल म्यूटाजेंस के तौर पर बिहेव करते हैं। बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस के अंदर वायरसेस आ जाते हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो म्यूटेशन काज कराते हैं। इसके अलावा जो है वो वायरस के अलावा ट्रांसपोज़ोन्स जो हैं, ये मैं आपको, अगर आपको याद हो तो, जो पॉइंट म्यूटेशन के अंदर मैंने ट्रांसपोज़ोन्स आपको बताया था। अगर हम आपके नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल की जो बुक है बायोलॉजी की सेकंड ईयर की, उसकी बात करें तो उसमें तो सिर्फ सिंपली जो है वो ये म्यूटाजेंस के ये टाइप्स दिए हुए हैं और इनकी सिर्फ एग्जांपल दे दी गई है। लेकिन अगर मैं सिंध बोर्ड की, आपकी जो बायोलॉजी की बुक की बात करूं, तो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड बायोलॉजी की जो बुक है उसमें इन दो म्यूटाजेंस को डिटेल में डिस्कस किया गया है, एक फिजिकल म्यूटाजेंस को और एक केमिकल म्यूटाजेंस को। बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस को वहां पर डिस्कस नहीं किया गया, सिर्फ फिजिकल म्यूटाजेंस हैं और केमिकल म्यूटाजेंस हैं। तो चलें हम भी यहाँ पर जो है वो फिजिकल म्यूटाजेंस को और केमिकल म्यूटाजेंस को आपकी सिंध बोर्ड की बुक में जिस तरह से डिस्कस किया गया है, वही पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। तो देखें, फिजिकल म्यूटेजेंस के अंदर सबसे पहले जो आपकी बुक में डिस्कस किया गया है वो डिस्कस की गई है आयोनाइजिंग रेडिएशन, है ना। फिजिकल म्यूटेजेंस के अंदर आयोनाइजिंग रेडिएशन आ जाता है और एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो सबसे पहले आपकी बुक में डिस्कस किया गया है कौन सी वाली रेडिएशन को? आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर कौन कौन सी रेडिएशन आ जाती है? एक तो एक्स रेज आ जाती हैं, और दूसरी कौन सी आ जाती हैं? गामा रेज आ जाती हैं। एक्स रेज और गामा रेज ये दोनों क्या हैं? ये दोनों जो है आयोनाइजिंग रेडिएशन है। और इसको कहा जाता है ये हाईली म्यूटाजेनिक होती है, हाईली म्यूटाजेनिक है, हाईली म्यूटेशन काज करती है। उसकी वजह क्या है? बिकॉज दे प्रोड्यूस बिकॉज दे प्रोड्यूस फ्री रेडिकल्स, बिकॉज दे प्रोड्यूस फ्री रेडिकल। अब देखो, फ्री रेडिकल क्या होता है? मिसाल के तौर पे देखो, ये आपका सेल है। हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर क्या है? क्रोमोसोम के अंदर ये डीएनए पड़ा हुआ है। ये क्या है? क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है।
अब कहता है कि ज्यादातर आयोनाइजिंग रेडिएशन डायरेक्ट डीएनए को डैमेज नहीं करती, करती भी है डायरेक्ट, लेकिन ज्यादातर डायरेक्ट डैमेज डीएनए को नहीं करती। ये किस तरीके से डीएनए को डैमेज करती हैं? सबसे पहले ये बनाती हैं फ्री रेडिकल। अब देखो फ्री रेडिकल क्या होता है? हमारे साइटोप्लाज्म में अक्सर जो एटम्स होते हैं, स्पेशली वाटर के अंदर जो एटम्स होते हैं, आपको पता है एटम के आउटर शेल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, जब ये जब आयोनाइजिंग रेडिएशन किसी भी सेल पर पड़ती हैं, एक्स रेज या गामा रेज जब किसी सेल पर पड़ती हैं, तो इसके अंदर इतनी एनर्जी होती है, जिस एनर्जी की वजह से क्या होता है कि इसके एटम्स के अंदर जो आउटर शेल होता है, आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो इजेक्ट हो जाता है, वो वहां से निकल जाता है। इस इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल गया? बाहर निकल गया। और जब किसी एटम के आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो ऐसे एटम को हम क्या कहते हैं? ऐसे एटम को हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है, एक्स रेज और गामा रेज जो हैं, वो क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं फ्री रेडिकल। और ज्यादातर फ्री रेडिकल जो है वो कहाँ से बनते हैं? सेल के अंदर जो वाटर होता है वहां से फ्री रेडिकल ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि वहां पर फ्री एटम्स ज्यादा होते हैं। तो देख ले आपकी बुक क्या कह रही है? आपकी बुक कह रही है high energy radiation such as X-rays and gamma rays is highly mutagenic. Nuclear radiation of this sort, nuclear radiation भी इसमें आ जाती है. When such radiation reach a cell, it is absorbed by atoms that is encounter impairing energy to the electron of their outer shell and causing these electron to be ejected from atoms. यानी ये देखो ये एक एटम है, जब ये एनर्जी जो होती है किसकी? एक्स-रेज़ और गामा रेज़ की एनर्जी जब ये एटम एब्ज़ॉर्ब करते हैं, तो इनका जो इलेक्ट्रॉन होता है आउटर साइड पर वो क्या हो जाता है? वो इजेक्ट हो गया, ये यहाँ से निकल गया, ये एटम यहाँ से इनका क्या हो गया? ये निकल गया। जब एटम इनका यहाँ से निकल गया, तो अब इस ये जो एटम सॉरी इलेक्ट्रॉन जब निकल गया, तो उसके बाद ये जो एटम बचा है इसको आप क्या कह रहे हो? इसको कह रहे हो फ्री रेडिकल। इस एटम को क्या कह रहे हैं हम? इसको कह रहे हैं फ्री रेडिकल। द ejected leave behind ionizing atom with unpaired electron each called free radical। ये जो आयोनाइजिंग एटम है, जो अनपेयर्ड, जिसमें अब इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन का पेयर क्योंकि एक निकल गया बाहर, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? फ्री रेडिकल कह रहे हैं। Because most of the cell's atom reside in water molecule and not in DNA, the greater majority of free radical created by ionizing radiation are produced from water molecule and not DNA। क्योंकि ज्यादातर फ्री एटम सेल के वाटर में होते हैं, डीएनए में नहीं होते। तो ज्यादातर जो फ्री रेडिकल जो प्रोड्यूस होते हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? वाटर से प्रोड्यूस होते हैं। फिर क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द डैमेज दैट द डीएनए सफर इज दस इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट डीएनए सफर नहीं करता, क्योंकि डायरेक्ट डीएनए के अंदर ये फ्री रेडिकल नहीं बन रहे। फ्री रेडिकल तो बन रहे हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर में। फिर ये फ्री रेडिकल जाकर डीएनए को क्या करते हैं? डैमेज करते हैं। जैसे ये फ्री रेडिकल है ना, अब ये क्या करेगा? ये डीएनए को डैमेज करेगा। और ये डीएनए को डैमेज कैसे करेगा? डीएनए के दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है, जिसको हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, ये डीएनए के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्या कर देगा? ब्रेक डाउन कर देगा, उसके साथ रिएक्ट करेगा और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। तो ये क्या करता है? व्हेन फ्री रेडिकल ब्रेक बोथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ डीएनए हेलिक्स के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्या कर देता है? ये ब्रेक कर देता है। ऐसी बात है, जब उसको ब्रेक कर देगा तो उसके अंदर म्यूटेशन आ गई, उसकी स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो गई? डीएनए की जो है वो चेंज हो गई। अब एक और चीज देखो यहाँ पर, मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक डीएनए को सिंपली जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये एक मिनट, डीएनए को यहाँ थोड़ा सा सिंपली रिप्रेजेंट करता हूँ। ये डीएनए, चलिए ये डीएनए के दो स्ट्रैंड है, मैंने इसको सिंपली बना दिया। अब डीएनए के दो स्ट्रैंड जो हैं, फ्री रेडिकल ने क्या किया? इनके दरमियान में यहाँ पर जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड था ये तोड़ दिया। यहाँ पर ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ दिया, ब्रेक डाउन हो गया। अब जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गया, तो अक्सर जो यूकैरियोटिक सेल हैं, जैसे हमारा सेल भी यूकैरियोटिक सेल है, तो हमारे पास जो है वो एक प्रोटीनियस एक चीज मौजूद होती है, जिसका टर्म आपकी बुक में यूज किया गया है, और इसको कहते हैं सिन सिन एप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स।
अब देखो ये सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तो सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स जब हमारा डीएनए डैमेज हो जाता है ना, तो इस हमारे डीएनए का जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड डैमेज हो गया, तो सबसे पहले ये सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इसको जो है ये डीएनए जहाँ से डैमेज हुआ है, इसको अलाइन करेगा एक लाइन में। जैसे हड्डी टूट जाती है ना, तो हड्डी को सबसे पहले एक लाइन में लाना पड़ता है, तो डीएनए को एक लाइन में लेकर आएगा और उसके बाद क्या करेगा, इसके दरमियान में दोबारा कौन-सा बॉन्ड बनवा देगा, इसके दरमियान में दोबारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा। तो मतलब ये कि जब हमारा डीएनए डैमेज होता है या उसका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, तो यूकेरियोटिक सेल का, स्पेशली जो यूकेरियोटिक सेल होते हैं, उनमें एक चीज़ मौजूद होती है, सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स, जो इस डैमेज को दोबारा क्या करता है, वो इस डैमेज को रिपेयर कर देता है, उस डैमेज को क्या कर देता है, रिपेयर करता है। लेकिन उसको रिपेयर करने के लिए क्या होता है, इन दोनों डीएनए के स्ट्रैंड को एक लाइन में आना चाहिए, वरना अगर ऐसे हो जाए ना, ये डीएनए के स्ट्रैंड एक टूट के इधर चला गया, एक टूट के इधर, तो ये रिपेयर नहीं होगा। इन दोनों को एक लाइन में लाकर फिर रिपेयर करना होता है। लेकिन ये सिर्फ याद रखिएगा, सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स सिर्फ यूकेरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। अगर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डैमेज हो जाता है, उस डैमेज को कोई भी चीज़ रिपेयर नहीं कर सकती, वो डीएनए ऑलमोस्ट जो है वो डैमेज हो ही जाता है। तो ये तो बात कर ली हमने आयोनाइजिंग रेडिएशन की। उसके बाद आपकी बुक में दिया हुआ है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है उसमें किसके बारे में बताया है? उसमें बताया है यूवी रेज़ के बारे में। तो यूवी रेज़ के बारे में सबसे पहले तो ये बात याद रखें, ये कंपोनेंट ऑफ सनलाइट है दैट लीड टू सन टैन। हमें अक्सर सन बर्न हो जाता है किसकी वजह से? यूवी रेज़ की वजह से। इस लेकिन क्या होता है कि इसमें वेरी लो एनर्जी, इसमें एक्स रेज और गामा रेज की तरह एनर्जी ज्यादा नहीं होती, इसके अंदर क्या होती है, एनर्जी का लेवल जो है वो लोअर इन एनर्जी जो है होता है ये। तो जब इसमें एनर्जी इतनी कम होती है, दैट नॉट प्रोड्यूस फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल प्रोड्यूस नहीं करता। मतलब ये इतना डैमेजिंग नहीं है जितना एक्स रेज और गामा रेज डैमेजिंग है, लेकिन फिर भी फ्री रेडिकल तो ये प्रोड्यूस नहीं करता। लेकिन ज्यादातर ये जो यूवी रेज जो अगर एब्जॉर्ब करते हैं, यूवी रेज जो सेल के कौन से वाले कंपाउंड एब्जॉर्ब करते हैं, ऑर्गेनिक रिंग कंपाउंड, ऑर्गेनिक रिंग कंपाउंड जो होते हैं, वो यूवी रेज एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उसकी वजह से वो डैमेज भी हो सकते हैं। क्योंकि डीएनए के अंदर भी हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक रिंग कंपाउंड होते हैं, तो वो उसको जो है ये क्या कर सकती है, यूवी रेज जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है। तो यूवी रेज के बारे में ये बात हो गई। यूवी रेज के बाद फिर जो दूसरा डिस्कस किया है आपकी बुक के अंदर, वो क्या है, केमिकल म्यूटाजेंस है। वो क्या है, केमिकल म्यूटाजेंस। अब देखो, केमिकल म्यूटाजेंस को आपकी बुक कह रही है कि केमिकल म्यूटाजेंस को जो है वो नॉर्मली मैनी म्यूटेशन रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट केमिकल मॉडिफिकेशन इन डीएनए बेसिस। डीएनए की जो बेसिस होती हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, उनमें अगर कोई केमिकल मॉडिफिकेशन आ जाए, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, उसकी वजह से भी म्यूटेशन आती है। केमिकल जो एक्ट करते हैं डीएनए पर या डीएनए के अंदर म्यूटेशन काज कराते हैं, उनको हमने थ्री टाइप्स में जो है वो डिवाइड कर दिया है। तो पहली जो टाइप है वो है केमिकल दैट लुक लाइक डीएनए न्यूक्लियोटाइड। केमिकल दैट लुक लाइक डीएनए न्यूक्लियोटाइड but pair incorrectly when they are incorporated with DNA. Pair incorrectly when they are incorporated with DNA. अच्छा, अब इधर देखें। सबसे पहली जो टाइप है वो ऐसे केमिकल्स हैं जो न्यूक्लियोटाइड जैसे लगते हैं, जिनकी स्ट्रक्चर जो है वो किस जैसी लगती है, न्यूक्लियोटाइड की तरह लगती है। तो इसमें अगर मैं इसको बात करूं कि इसको हम कहते, इनके लिए हम टर्म क्या इस्तेमाल करते हैं, ऐसे केमिकल को हम कहते हैं बेस एनालोगस। इसको हम क्या कहते हैं, बेस एनालोगस। ऐसे केमिकल को क्या कहते हैं, ऐसे केमिकल्स को हम कहते हैं बेस एनालोगस। तो बेस एनालोगस का मतलब, मिसाल के तौर पे ये एडेनिन है, एडेनिन किसके साथ पेयर करता है, थायमिन के साथ। ग्वानिन किसके साथ पेयर करता है, साइटोसिन के साथ। अब ये एक कोई भी केमिकल है, ये
एडेनिन नहीं है लेकिन एडेनिन जैसा लगता है, तो ये जाकर किसके साथ पेयर कर लेगा? एडेनिन के साथ जाकर पेयर कर लेगा। ये एक न्यूक्लियोटाइड है जो गुआनिन नहीं है लेकिन गुआनिन जैसा लगता है, तो ये गुआनिन के साथ जाकर क्या कर लेगा? पेयर कर लेगा। तो मतलब ऐसे केमिकल जो लुक लाइक डीएनए न्यूक्लियोटाइड, जो कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड जैसे लगते हैं और इनकरेक्टली जो है वो पेयर कर लेते हैं न्यूक्लियोटाइड के साथ, लेकिन फिर फंक्शन उस तरह से नहीं कर पाते। तो ऐसे ऐसे जो केमिकल होते हैं उनको हम कहते हैं बेस एनालोगस। ऐसे केमिकल्स को क्या कहते हैं? बेस एनालोगस। इसके अलावा एक और होते हैं जिनको हम कहते हैं डीएमाइनेटिंग डीएमाइनेटिंग एजेंट। अब देखें डीएमाइनेटिंग एजेंट बेसिकली जो है वो क्या करते हैं? डीएमाइनेटिंग एजेंट जो इसका दूसरा टाइप है, केमिकल डेट रिमूव द अमाइनो ग्रुप फ्रॉम एडेनाइन एंड साइटोसाइन। डीएमाइनेटिंग एजेंट जो है वो कौन से वाले केमिकल्स को कहते हैं? केमिकल्स डेट रिमूव अमाइनो ग्रुप फ्रॉम एडेनिन एंड साइटोसिन। एडेनिन और साइटोसिन से जो अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर देते हैं, आपको बताया एडेनिन और साइटोसिन जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इनके पास क्या होते हैं? इनके पास अमाइनो ग्रुप होते हैं। तो उसको जब अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर देते हैं उससे, तो ऐसे जो है वो ऐसे केमिकल्स को हम कहते हैं डीअमाइनेटिंग एजेंट। अब इसकी एग्जांपल में अगर मैं बताऊं डीअमाइनेटिंग एजेंट में क्या आ जाता है, जैसे ये नाइट्रस नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड भी क्या है? एक डीअमाइनेटिंग एजेंट है। और ये क्या करता है? एडेनिन, गुआनिन या साइटोसिन जो है, इनकी जो है वो एक्सोसाइक्लिक अमाइनो ग्रुप जो होता है, इन तीनों के पास कौन सा अमाइनो ग्रुप होता है? एक्सोसाइक्लिक अमाइनो ग्रुप। इस एक्सोसाइक्लिक अमाइनो ग्रुप को क्या कर देता है? ये रिमूव कर देता है। एक्सोसाइक्लिक अमाइनो ग्रुप को इनमें से रिमूव कर देगा। जब एक्सोसाइक्लिक अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाते हैं इसके अंदर से, तो इनकी भी जो पेयरिंग होती है वो नॉर्मल नहीं होती है, वो एबनॉर्मल, मतलब नॉर्मल तरीके से फिर इनकी पेयरिंग नहीं हो पाती। तीसरा जो है वो केमिकल जो म्यूटाजेंस हैं, वो उनमें उनकी जो कैटेगरी है उसको हम कहते हैं अल्केलेनेटिंग एजेंट। तीसरे कौन से हैं? ये हैं अल्केलेनेटिंग एजेंट। तो अल्केलेनेटिंग एजेंट के अंदर जो है वो नॉर्मली ये तीसरा ग्रुप है, और ये क्या करता है? केमिकल डेट एड हाइड्रोकार्बन ग्रुप टू न्यूक्लियोटाइड बेसिस। ये क्या करता है? हाइड्रोकार्बन एड हाइड्रोकार्बन टू न्यूक्लियोटाइड बेसिस। न्यूक्लियोटाइड बेसिस के साथ ये जो म्यूटाजेंस होते हैं, ये क्या करते हैं? अल्कलाइन जो एजेंट्स होते हैं, ये इसके साथ जो है वो इनके साथ नाइट्रोजनस बेसिस के साथ अटैच कर देते हैं। क्या? ये अटैच कर देते हैं हाइड्रोकार्बन। अब इनमें कौन कौन से आ जाते हैं? इथाइल, मीथेन एंड सल्फाइड, जिसको आप मस्टर्ड गैस भी कहते हो। ये अल्कलाइन ग्रुप ऐड कर देते हैं किसके साथ? ऐड कर देते हैं नाइट्रोजनस बेसिस के साथ। जैसे ग्योनिन है, अगर ग्योनिन के साथ जो है वो हाइड्रोकार्बन ऐड हो जाता है, तो वो ग्योनिन साइटोसिन के साथ पेयर नहीं करती, फिर वो पेयर करती है थाइमिन के साथ। और इसी तरीके से अगर थाइमिन के साथ जो है वो नॉर्मली तो अगर थाइमिन के साथ हाइड्रोकार्बन ऐड होगा, तो वो थाइमिन के साथ पेयर वो फिर जो है वो बेसिकली एडेनिन के साथ पेयर नहीं करेगा, वो किसके साथ करेगा? ग्यूनिन के साथ। यानी हाइड्रोकार्बन ऐड होने की वजह से उनकी पेयरिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। तो आई टोल्ड यू अबाउट केमिकल म्यूटाजेंस दैट देयर आर थ्री टाइप ऑफ केमिकल म्यूटाजेंस। एक केमिकल म्यूटाजेंस वो हैं दैट लुक लाइक न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोटाइड जैसे लगते हैं और इन प्रॉपर उनके साथ पेयरिंग कर लेते हैं। एक केमिकल्स वो हैं जो अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर देते हैं, किससे? न्यूक्लियोटाइड से। स्पेशली कौन सी न्यूक्लियोटाइड से रिमूव करते हैं? एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन के साथ। और इनको हम कहते हैं डीअमाइनेटिंग एजेंट। और इसके अलावा अल्कलाइन जो एजेंट हैं, वो हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या कर देते हैं? अटैच कर देते हैं न्यूक्लियोटाइड के साथ। और जब न्यूक्लियोटाइड के साथ हाइड्रोकार्बन अटैच हो जाती है, तो वो भी प्रॉपर तरीके से पेयरिंग नहीं कर पाते।
तो इट वाज ऑल अबाउट म्यूटाजेंस। ये हमने किसके बारे में पढ़ा? ये हमने पढ़ा म्यूटाजेंस के बारे में। अब मैंने आपको बता दिया कि जो फेडरल बोर्ड की जो नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक है, उसमें सिर्फ ये 3 म्यूटाजेंस को थोड़ा-थोड़ा सा इनकी सिर्फ एग्जांपल्स बताई हैं, फिजिकल म्यूटाजेंस, केमिकल म्यूटाजेंस और बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस की। लेकिन आपकी जो सिंध बोर्ड की बुक है, उसमें जो है वो फिजिकल म्यूटाजेंस और केमिकल म्यूटाजेंस को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया गया है, और वो मैंने भी आपको जो है वो बता दिया। नेक्स्ट टाइम फिर इस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से जो-जो डिसऑर्डर्स या जो-जो डिजीज़ ह्यूमन के अंदर होती हैं, उन डिजीज़ेज़ को हम डिस्कस करेंगे।